स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी 10th क्लास साइंस सीरीज में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 आपका है धातु और अधातु, यानी चैप्टर 3 को अब आपको स्टडी करना है धातु और अधातु। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तत्व क्या होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। यानी तत्व कौन हुए? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, इसका प्रतीक चिन्ह क्या? H2, ऑक्सीजन O2। अब हम देखते हैं तत्व के बाद में कि जो तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तत्व मुख्यतः धातु, अधातु और उपधातु, इन 3 कैटेगरी में हम इन्हें डिवाइड करते हैं। तो आपने अपने चैप्टर नंबर 3 में धातु और अधातु के अंतर्गत सबसे पहले सीखा तत्व। क्या होते हैं तत्व? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आदि। अब तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व धातु, अधातु और उपधातु हो सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि धातु धातु क्या होती हैं, यानी मेटल्स को स्टडी करेंगे। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं। कौन से तत्व धातु होते हैं? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, यानी जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह हो सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, वह क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, वे धातु कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Al, कॉपर, Cu। ये आपको एग्जाम्पल लर्न कर लेना है। एग्जाम में आज कर सकते हैं कि धातु किन्हें कहते हैं, तो दोनों में से आप कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणों को अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दहन। दहन मतलब जलना। जलना मतलब इसे, क्योंकि आपको मालूम है जो दहन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, तो इसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। तो कोई भी धातु यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वो अपने धातु का ऑक्साइड बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, यानी Cu प्लस O2 क्या प्राप्त हो गया? CuO, कॉपर ऑक्साइड। ऐसे ही एक और समीकरण देख लेते हैं। 4Al यानी एल्युमिनियम 4 मॉलिक्यूल प्लस O2 ऑक्सीजन इक्वल टू क्या प्राप्त होता है हमें? 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये आपका रासायनिक गुण हो गया धातु का। अब इसी प्रकार हम कुछ और रासायनिक गुण देख लेते हैं, जैसे कि जल से अभिक्रिया, यानी रिएक्शन विद वाटर। क्या होता है? क्या होता है इसमें? अगर धातु जल से अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होता है इस अभिक्रिया में। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 2 पोटेशियम प्लस 2 H2O इक्वल टू 2 KOH, यानी सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O और हाइड्रोजन इसमें रिलीज हो गया प्लस ऊष्मा। सेम एक और रिएक्शन देख लेते हैं Mg प्लस H2O, यानी मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्शन करती है, यानी मैग्नीशियम को वाटर के साथ गर्म करने पर MgOH मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन में प्राप्त होता है। तो ये जल से अभिक्रिया भी आपने देख ली। इनको प्रैक्टिस कर लेना है आपको 2-3 टाइम और ये आपको लर्न हो जाएगी। अब और देख लेते हैं, अगर धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा? धातु जब तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हमें उस धातु का लवण और हाइड्रोजन हमें प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 हाइड्रोजन, ये क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड है। जब ये मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन इसमें रिलीज होता है। एक और रिएक्शन देखते हैं, जिंक प्लस 2HCl। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो इस प्रकार हमने धातुओं की जल से और अम्ल से अभिक्रिया को देखा। अब हम लोग आगे
और स्टडी करते हैं। अब हम लोग आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट सब हेडिंग है, वह है सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है? देखो, सभी धातुएं समान रूप से सक्रिय नहीं होती हैं, मतलब सभी धातुएं एक समान अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है, अधिक सक्रिय धातु कही जाती है। यानी ऐसी धातु जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, वह उतना ही सक्रिय धातु कही जाएगी। धातुओं के इसी सक्रियता के गुण के आधार पर अवरोही क्रम में रखकर प्राप्त श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यानी सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा जाता है। आपको एक श्रेणी है वो आपको याद करनी पड़ेगी। वो श्रेणी आपकी इस प्रकार है, आप इसमें देखते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर ऊपर की तरफ क्या है? पोटेशियम है, और सबसे नीचे की तरफ क्या है? Au यानी गोल्ड है। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ इनको इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि ये सबसे ऊपर सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है, और फिर इनकी अपक्रियाशीलता धीरे धीरे घटती जाती है, और सबसे नीचे सबसे कम अपक्रियाशील धातु होती है। इस श्रेणी को आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है इसमें? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये क्या है? ये आपकी धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। इसको आपको याद कर लेना है। आगे इसका क्या यूज रहेगा रिएक्शंस में, वो आपको आगे स्टडी करा दिया जाएगा। अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं। अब हमें इसी चैप्टर में आगे स्टडी करना है। अभी तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सभी चीजों को ठीक से स्टडी करते रहना है, और ये टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वह क्या है? वह है आपका खनिज यानी मिनरल्स। जहां पर जो चीज अंडरलाइन है और जो चीज हाईलाइट है, आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है। तो देखते हैं खनिज यानी मिनरल्स क्या होते हैं। प्रकृति में धातुएं जिन यौगिक रूपों में पाई जाती हैं, वे खनिज कहलाते हैं। यानी जो भी धातुएं होती हैं, वो हमें प्रकृति में किन रूपों में प्राप्त होती हैं बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर कॉपर पाइराइट। अब एक और टॉपिक, एक और हेडिंग आपको लर्न करनी है, अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता यानी आसानी से तथा मितव्ययता अर्थात कम खर्च के साथ किया जा सकता है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। मतलब ऐसे खनिज जिनसे आसानी से यानी कम मेहनत से और कम खर्चे में हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अयस्क बोलते हैं। और ये अयस्क एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख लेना? हार्न सिल्वर और कार्नेलाइट आदि। अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी खनिज हैं उन सबसे धातु निकल ही सकती है आसानी में, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो अयस्क है वह खनिज जरूर होता है। अब हमें आगे स्टडी करना है धातुओं का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। धातु यौगिकों से शुद्ध धातु की प्राप्ति धातुओं का निष्कर्षण कहलाती है। अब हम लोग आगे इसमें स्टडी करेंगे कि कैसे हम अयस्कों से धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में अब हमें आगे स्टडी करना है अयस्क का समृद्धिकरण यानी इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जिस भी अयस्क से धातु निकालनी है, सबसे पहले हमें उसको इस स्थिति में लाना पड़ेगा कि उससे धातु को निकाला जा सके। तो हम एक हेडिंग है उसको हम समझ लेते हैं कि गैंग किसे कहते हैं। एग्जाम में आपसे